नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और उसी क्रम में एक और बेहतरीन कदम आप मेरे साथ बढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। आज के सेशन में हम चौहान वंश की चर्चा कर रहे थे और ये जो है राजस्थान इतिहास और संस्कृति का 5वां सेशन है और आज हम चौहान वंश का जो है वो समापन करेंगे। लास्ट सेशन में हमने जो है रणथंभौर के चौहान तक अध्ययन कर लिया था। तो आइए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत, बट उससे पहले जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप? शंकर लाल जी स्वागत आपका, ममता स्वामी जी, अक्षय, शिल्पा, एस गोदारा, एस चौधरी, आयुष वर्मा, रजनीश कैसे हैं, ज्योति, मीनाक्षी यादव, सुनीता, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। रीट का रिजल्ट जो है कल आ चुका है। आप सब ने रीट का रिजल्ट देख लिया है। अब किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि उसे क्या करना है। अब आपके मन के, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आया था बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके मन में शंका थी कि रीट में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, किसकी तैयारी करें, रीट पे ज्यादा फोकस करें कि सेकंड ग्रेड पे ज्यादा फोकस करें। लेकिन कल शाम से आपके मन के सारे डाउट हो चुके हैं दूर और अब आप अपने लक्ष्य की ओर और बेहतर तरीके से कदम जो है बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप रीट कर चुके हैं क्रैक, अगर आप रीट के लिए हो चुके हैं पात्रता परीक्षा को कर लिया है आपने पास, तो अब आप तैयार हो जाइए रीट मुख्य परीक्षा के लिए। और अगर किसी कारणवश कहीं एक आधे नंबर से आप रीट की पात्रता क्रैक नहीं कर पाए हैं, रीट की पात्रता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो बिल्कुल भी निराश ना होइए और तैयारी करनी शुरू कर दीजिए ग्रेड सेकंड की, क्योंकि ग्रेड सेकंड का पेपर भी आपका निश्चित तौर पर दिसंबर में होगा। तो अगर आपके अंदर रीट पास न करने का दुख है, अगर आपके मन में रीट पास न करने की ग्लानि है, आपको ऐसे बेकार सा फील हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं रीट में फेल हो गया, तो अपने उस दुख को, अपने उस गम को, अपनी उस हताशा को अपनी हिम्मत बनाइए और एक बार फिर से जो है वो पूरे जोश के साथ मोटिवेशन प्राप्त कीजिए और अपने आप से कहिए, आईने के सामने जाकर अपने आप से कहिए कि बेटा तू रीट में पास को नहीं हो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो रीट में हम नहीं कर पाए वो सेकंड ग्रेड में करेंगे और सेकंड ग्रेड में मैं रीट वाले बच्चों से पहले अध्यापक लग के दिखाऊंगा। देखिए, हार होना कोई बड़ी बात नहीं है, हार जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो लड़ते हैं युद्ध मैदान में, है ना, वो हारते भी हैं जीतते भी हैं, लेकिन उस हार को हमें जो है वो अपनी जीत में बदलना है। और आपके पास इतनी क्षमता है, आपके पास इतनी पावर है, आप इतनी बुद्धि रखते हैं और आपके पास इतना जोश है कि रीट में अगर कोई बच्चा 1 नंबर से 2 नंबर से 5 10 नंबर से भी अगर रह गया है, कोई बात नहीं है, आपके पास ऑप्शन है ग्रेड सेकंड। तो आज से ही तय कर लीजिए कि रीट में आपसे जो गलतियां हो गई उन्हें भूल जाना है और अब सेकंड ग्रेड के अंदर जो है, चाहे मुझे 10 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 20 घंटा पढ़ना पड़े और चाहे 24 घंटे से ज्यादा पढ़ना पड़े, दिन में रोजाना मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन हर हालत में मैं ग्रेड सेकंड को प्राप्त करूंगा। अगर आपके अंदर ये जोश है तो आप ग्रेड सेकंड के लिए मेहनत करें, आप रीट से पहले अध्यापक बन जाएंगे। और अगर आप केवल हार कर रोना जानते हैं, उदास होना जानते हैं, निराश होना जानते हैं, तो आप निराश होकर बैठ जाइए, आपका कुछ नहीं हो सकता है, जिंदगी भर ऐसे ही रोते रहेंगे। आपके पास ऑप्शन है, आप क्या करना चाहते हैं। अभी हम जो तैयारी कर रहे हैं वो मुख्य परीक्षा की ही कर रहे हैं। तो मुख्य परीक्षा के अंदर हम अध्ययन कर रहे हैं किसका? राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का, जिसमें हम चौहान वंश की चर्चा कर रहे हैं और आज हम चौहान वंश के टॉपिक को पूरा करेंगे। 5वां सेशन है ये। विद्वान साथियों, लास्ट सेशन में हमने रणथंभौर के चौहान वंश की चर्चा जो है वो करी थी। कहाँ के? रणथंभौर के चौहान वंश की चर्चा हमने की थी। तो आज हम चौहान वंश रणथंभौर के बाद नाडोल के चौहानों की चर्चा करने वाले हैं। कहाँ के चौहानों की चर्चा करने वाले हैं? नाडोर के, नाडोल पाली में है। नाडोल के चौहान, फिर जालोर के चौहान, फिर कोटा के चौहान, बूंदी के चौहान, सिरोही के चौहान।
इनको पूरा करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। शैक्षिक परिदृश्य की क्लास आपकी होगी सोमवार से, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्या है कि नवरात्रा के जो है उपवास चल रहे हैं, और आपको पता है कि नवरात्रा के अंदर मैं जो है 7 के 7 दिन भोजन करता नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी केवल जो है पानी या दूध या जूस ही पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी जो है वो इतना क्या है कि वो जोश नहीं है। तो क्या है कि ये शैक्षिक प्रदर्शन वाला टॉपिक जो है हम सोमवार से शुरू करेंगे। सोमवार मंगलवार को नवरात्रा पूर्ण हो जाएंगे, तो इसके बाद अपन जो है वो शैक्षिक प्रदर्शन का टॉपिक भी बहुत ही जल्दी शुरू कर देंगे। ज्यादा बड़ा है नहीं, बुक में मैंने देखा बहुत बड़ा लिख रखा है, हम आपको बहुत ही शॉर्ट में और अच्छे तरीके से करवाएंगे, जहां से निश्चित तौर पे पेपर में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके। तो शैक्षिक प्रदर्शन के लिए अभी जो है वो लगभग 3 तारीख तक का आपको वेट करना पड़ेगा, यानी 3 दिन और नहीं करेंगे। तब तक 3 दिन जब तक शैक्षिक प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक राजस्थान का सामान्य ज्ञान कंप्लीट कर लेंगे। तो सामान्य ज्ञान के 3-4 टॉपिक तो हो चुके हैं, 1-2 टॉपिक बचे हैं, तो उनको भी पूरा अपन जो है बहुत ही जल्द कर लेंगे। तो करें शुरुआत आज के सेशन की, करें शुरुआत आज के सेशन की। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए चर्चा करते हैं नाडोल पाली के चौहान शासकों की। देखिए नाडोल के जो चौहान हैं उनका कोई लंबा कार्यकाल तो नहीं रहा है, लेकिन जितना कार्यकाल रहा है वो भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन जो है वो नाडोल के जो चौहान है उस चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप सबको पता है सांभर के अंदर एक शासक हुए हैं वासपति राज। कौन हुए हैं? वासपति राज नामक चौहान वंश के शासक हुए हैं, और इन्हीं के पुत्र थे लक्ष्मण सिंह। सांभर के चौहान शासक वासपति के पुत्र लक्ष्मण सिंह जी ने जो है वो चौहान वंश की नाडोल शाखा की जो है वो स्थापना की। कब की? 960 ईस्वी में। कब की थी? 960 ईस्वी में जो है वो नाडोल शाखा की इन्होंने स्थापना की। और इसके बाद इन्होंने दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो किया आशापुरा माता का मंदिर बनाया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाली में स्थित आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लक्ष्मण सिंह ने करवाया था। और आशापुरा माता जो है वो चौहान वंश की क्या है? कुल देवी मानी जाती है। नाडोल के चौहान वंश की कुल देवी कौन है? आशापुरा मात है। आप जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा कभी देखे हो तो उसमें एक नाम आता है, बार बार जो दया भाभी है वो कहती है कि आशापुरा मात की जय। तो आशापुरा मात, जनरली आशापुरा माता जो है वो है, इनके मंदिर की जो स्थापना है वो कहां हुई थी? पाली में हुई थी। हालांकि ये गुजरात में सबसे ज्यादा पूजी जाने वाली जो है वो आशापुरा माता है। और आज जो है वो नवरात्रा का 5वां दिन है। आज के दिन हम स्कंद माता की जो है वो क्या करते हैं? पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें एक शासक हुए हैं अलहन। क्या है? शासक का नाम अलहन है। और अलहन के पुत्र थे, अलहन के पुत्र थे कृतिपाल। और कृतिपाल ने क्या किया था? चौहान वंश की जालोर शाखा की स्थापना की थी। कृतिपाल ने क्या किया था? जालोर शाखा की जो है वो स्थापना की थी। और ये कृतिपाल जो थे अलहन के पुत्र थे। ठीक है, तो बस नाडोल शाखा में इतना ही महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ भी इसमें जो है वो नहीं है। इसके बाद चर्चा करते हैं अगर हम, तो आता है आपका जालोर का चौहान वंश। ये महत्वपूर्ण है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। मैं सीधे आपको कहानी के तौर पर सुनाता हूं, आप कहानी के तौर पर समझिएगा। बाकी मैंने सब कुछ यहां पे लिख दिया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको मैं अभी आपको प्रिंट वाली फाइल तो नहीं मिलेगी, लेकिन जैसा बोर्ड पे लिखा है वैसी की वैसी फाइल आपके पास इस सेशन के एंड के अंदर 10 मिनट में आ जाएगी। जैसे ही सेशन खत्म होगा वैसे ही मैं आपको इसकी जो है वो क्या दे दूंगा? पीडीएफ दे दूंगा। तो आप क्या करना, अपने रजिस्टर में ऐसे के ऐसे नोट्स बना लेना, आप कभी भी चौहान वंश को भूलोगे नहीं। तो कहानी सुनिए। जालोर के अंदर जो है, जालोर के चौहान वंश की स्थापना करने वाले जो थे वो कौन थे? पहली बात याद रखनी है कि जालोर में जो चौहान वंश की शाखा है उसे क्या कहते हैं? सोनगरा चौहान कहते हैं।
तो जालोर के जो चौहान है वो सोनगिरा चौहान कहलाते हैं। और आप सब जानते हैं कि जालोर जो है इसका प्राचीन नाम जबालीपुर था, और जबालीपुर नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऋषि जबाली की क्या थी, तपोभूमि थी। ऋषि जबाली की क्या थी, ये तपोभूमि थी। इसके अलावा ये जो जालोर क्षेत्र है यहाँ पर जाल के वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए जो है इसका नाम क्या पड़ा, जालोर पड़ा। अब देखिए मुख्य बातों की चर्चा करते हैं कि जालोर शाखा की स्थापना किसने की, सोनगिरा चौहानों की स्थापना किसने की। तो सोनगिरा चौहान वंश की जो स्थापना करने वाले थे वो कृतिपाल थे। कृतिपाल ने जो है वो 1182 के अंदर जो है जालोर शाखा या चौहानों की सोनगिरा शाखा की जो है स्थापना की। और चित्तौड़ के सामंत सिंह के ये जो चित्तौड़ के अंदर जो शासक था सामंत सिंह, इसको इन्होंने क्या किया था, परास्त किया था, हराया था। और नैन्सी की ख्यात में इन्हें जो है वो कृतिपाल या कितु भी नाम आया है इसका, नैन्सी की ख्यात में कितु भी कहा गया, इनको एक महान राजा कहा गया है। तो सोनगिरा चौहान या जालोर के किस चौहान शासक को नैन्सी ख्यात में जो है वो महान राजा कहा गया है, तो आप बता सकते हैं कि महान राजा जो कहा गया है वो कृतिपाल को कहा गया है। तो भी सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, विली चक्रवात कहाँ उत्पन्न होता है, क्या वो क्वेश्चन सही था, किसी का गलत हुआ है। अब पता नहीं है, फाइनल आंसर की आ गई है, अब जो फाइनल आंसर की है वही मानने होगी, इसके ऊपर अब कोई चर्चा करने का फायदा नहीं है। अब अगर आपका पेपर हो गया है करेक्ट तो अब इस पे चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है, आगे पढ़ें आप, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा यहां से एक कहानी शुरू होती है कि इसी कृतिपाल के वंश में यानी सोनगिरा चौहान में एक शासक हुए हैं काहनड़ देव। और काहनड़ देव जो है एक कट्टर हिंदू शासक है, यानी अपने हिंदू धर्म के लिए ये पूर्णतः कट्टरता रखते हैं, यानी पूर्ण रूप से हिंदू धर्म के नियमों को मानने वाले हैं। और इन्हीं के एक पुत्र है विरमदेव। लेकिन होता क्या है कि 1301 या 2 के करीब करीब जो है वो खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी की एक सेना की टुकड़ी जो है वो गुजरात की ओर गमन करती है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। और उन्होंने परमिशन मांगी, आज्ञा मांगी जालोर के शासक काहनड़ देव से कि हम जो है वो गुजरात जाना चाहते हैं और जालोर से होके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता था। लेकिन काहनड़ देव ने जो है वो क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मना कर दिया कि हम आपको जो है वो जालोर से होके नहीं जाने देंगे गुजरात के मंदिरों को लूटने के लिए, क्योंकि हम हिंदू है और आप हमारे मंदिर लूट रहे हैं, तो हम आपको रास्ता नहीं देंगे। तो सेना नाराज होके जो है वो मेवाड़ के रास्ते कहां चली जाती है, गुजरात चली जाती है, मंदिर को लूटती है। और मंदिर को लूट कर वापस जब आती है तो सेना जो है बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाती है, घमंडी हो जाती है। और सेना ने बिना काहनड़ देव से परमिशन लिए हुए ही जालोर से जाने का जो है वो प्रयास किया। और इस समय जालोर के जो शासक थे काहनड़ देव, उन्होंने अपनी सेना लेकर उस लूट के सामान को लूट लिया। जो शिवलिंग के टुकड़े वो तोड़ के लेके आए थे सोमनाथ मंदिर के, और जो धन दौलत लूट के लेके आए थे, वो सारा का सारा जो है वो क्या करा, काहनड़ देव ने जो है वो उनसे लूट लिया और सेना को भगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी काफी नाराज हुए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय जो है वो कुछ नहीं किया। ठीक है, 1181 है, कहां है 1181? अगर 1181 है तो आपका गलत है, क्योंकि 1181 की तो कोई डेट ही नहीं है। एस चौधरी, थोड़ा डिटेल में लिखो क्या कहना चाहते हो। अब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी 1301 में तो कहां बिजी हो जाता है, रणथंभौर में बिजी हो जाता है। इसके बाद 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया, लेकिन जालोर के शासक ने अलाउद्दीन खिलजी से 1305 में क्या कर ली, संधि कर ली। क्या कर ली, संधि कर ली 1305 में। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी और काहनड़ देव के मध्य जो है वो क्या हो जाती है,
संधि हो जाती है और इस संधि के अंदर जो है ये शर्त रखी जाती है। 1305 में जो संधि होती है उस संधि में एक शर्त रखी जाती है और शर्त के तहत जो है वो अपने पुत्र वीरमदेव को इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेजा कि भाई मेरा बेटा जो है आपके दरबार में रहेगा और हम दोनों जो है वो क्या है संधि कर लेते हैं। अब यहां पर जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वीरमदेव रह रहे थे, लेकिन यहां पर इनकी पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा, और फिरोजा को वीरमदेव से प्यार हो जाता है। फिरोजा को वीरमदेव से जब प्यार हो जाता है तो वीरमदेव जो है जब इस बात का जब इजहार हुआ, फिरोजा ने इजहार किया अपने प्यार का कि वीरमदेव जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना जी नहीं सकते, अगर आप हमें नहीं मिले तो हम मर जाएंगे, आप ही हमारी जो है श्वासें हो, आपके बिना ये जिंदगी हमारी बेकार है। तो वीरमदेव ने कहा देखिए हम एक हिंदू शासक हैं और आप मुस्लिम हैं, पहली बात तो हम आपके प्रति ऐसा कोई मन में भाव नहीं रखते हैं, हम आपसे कतई प्यार नहीं करते हैं, हमें कोई प्यार नहीं है आपसे। दूसरी बात हम मुस्लिम महिला से विवाह नहीं कर सकते। लेकिन फिरोजा ने इन पे दबाव डाला तो वीरमदेव क्या होते हैं यहां से जो है वो जालोर आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं? जालोर आ जाते हैं, क्योंकि वीरमदेव को पता चल गया था कि अगर मैं यहां पर रहूंगा तो मेरी जबरदस्ती जो है विवाह करवा दी जाएगी, मेरी शादी करवा दी जाएगी फिरोजा के साथ। तो ये कहां आ जाते हैं? जालोर आ जाते हैं। अब देखिएगा यहां पर खेल शुरू होता है। फिरोजा की एक धाय मां थी जिसका नाम था गुलविहिस्त धाय। क्या नाम था? गुलविहिस्त। गुलविहिस्त कौन थी? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो आप बताना कि ये जो है वो फिरोजा की धाय थी। ठीक है। वीरमदेव कहां आ गया है? वीरमदेव जालोर आ गया है। वीरमदेव के जालोर आने के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी अपनी पुत्री से सारी बातें पूछता है। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर अपने सैनिकों को भेजा कमालुद्दीन गुर्ग को कि तुम जाओ और जो है वीरमदेव को लेके आओ, चाहे जिंदा या मुर्दा। एक लंबे यात्रा के बाद जालोर की ओर सेना गमन करती है। जालोर दुर्ग को जीतने से पहले किसी भी शासक को सिवाना दुर्ग को जीतना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक आप सिवाना नहीं जीतेंगे तब तक आप कभी भी जो है जालोर को नहीं जीत सकते हैं। तो 1308 में अलाउद्दीन की सेना ने जो है सिवाना पर आक्रमण किया और सिवाना के अंदर जो शासक थे उनका नाम था सातल देव और सोम। ये दोनों ही काहनड़ देव के जो है तो क्या थे? भतीजे थे। काहनड़ देव के ये क्या थे? भतीजे थे, जिनका शासन था नाम था सातल देव और सोम, जो कि यहाँ सिवाना दुर्ग के जो है शासक थे। सिवाना दुर्ग ने काफी संघर्ष किया, दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले, लेकिन दुर्ग के अंदर एक तालाब था जो कि दुर्ग के पानी का एकमात्र स्रोत था। ठीक है। दुर्ग के पानी का क्या था? एकमात्र क्या था? स्रोत था, जहां से दुर्ग के लोग पानी पिया करते थे। और यही सिवाना के अंदर जो है वो एक भामला सैनिक, भामला शब्द है यहां पर, भामला नामक एक सैनिक था। ठीक है। और उसने क्या कर दिया? यहां पर धोखा दे दिया। और इसने क्या करा? इसको ये है अलाउद्दीन की सेना से मिल जाता है। किसकी सेना से मिल जाता है? ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना से मिल जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना यानी कमालुद्दीन जो था उसने क्या किया? गो मांस यानी गाय को काट कर उसका रक्त और मांस दिया इसको, और उसने आके इस पानी में मिला दिया। अब आपको पता है कि हिंदू, क्योंकि ये कट्टर हिंदू थे और हिंदू कभी भी गाय का मांस मिला हुआ या गाय का रक्त मिला हुआ पानी पीना पसंद नहीं करेंगे, चाहे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। तो इन्होंने क्या किया? अब जो है जैसे इनको पता चला कि इस तरीके से हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, इन्होंने तय कर लिया कि अब हमें तो मरना ही है भाई, पानी अब है नहीं तो पानी के बिना हम कितने दिन जी पाएंगे, तो इससे अच्छा तो हम वीर बहादुरी से लड़े। और ये जो है वो केसरिया बांध कर सातल और सोम और इनकी सेना जो है केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध के मैदान में जाती है और युद्ध जो है ये वीर गति से लड़ते हुए परास्त हो जाते हैं। और इसके बाद जो है वो क्या होता है
कि अलाउद्दीन खिलजी का यहां पर जो है वो सिवाना पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। इसके बाद देखिए यहां पर जैसे ही अधिकार होता है, इसके बाद सेकंड स्टेप आता है जालोर, और 1311 में, याद रखना 1308 में सिवाना को जीता, और इसके बाद 1311 के अंदर किसको जीता, 1311 के अंदर जो है वो जीता जालोर को। जालोर के अंदर जो शासक थे वो थे काहनर देव और वीरमदेव। काहनर देव और वीरमदेव जो थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक कि कहा वीरमदेव किसके जो थे वो किसकी पूजा करते थे, तो ये आशापुरा माता की पूजा जो है वो किया करते थे, याद रखना वीरमदेव, है ना, आशापुरा माता के भक्त थे। अब देखिए काहनर देव जो है, इनका एक सेनापति था जिसका नाम था जेता देवड़ा, याद रखना, और एक सैनिक था इनका जिसका नाम था बीका। क्या नाम था सैनिक का? सैनिक का नाम था बीका। जैसे कि इसका नाम बीका है, ये बिक गया था, बीका दहिया इसका नाम है। जो जालोर दुर्ग है वो बहुत ही बेहतरीन स्थिति में दुर्ग था, उस दुर्ग में प्रवेश करना बड़ा कठिन था। लेकिन जब वीरमदेव जालोर आया था, उस टाइम पता नहीं था कि युद्ध होगा, तो जालोर की जो दुर्ग की एक दीवार है, दुर्ग की जो एक दीवार है उसका क्या चल रहा था, काम चल रहा था। और जैसे ही वीरमदेव आया, काहनर देव को पता चल गया कि अब आक्रमण होगा, और दुर्ग की दीवार अभी कच्ची पड़ी है, इसको बनाया नहीं जा सकता क्योंकि समय नहीं है। तो फिर क्या किया गया, इस दीवार को दिखावटी रूप से जो है वो पक्का किया गया, यानी दिखने में तो ये पक्की लगेगी लेकिन वास्तव में अंदर से ये कच्ची थी। और इस बात की खबर किसको थी? इस बात की खबर इस बीका दहिया को थी, और इसने कमालुद्दीन गुर्ग को जाके कहा कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे सोना देना पड़ेगा, सोने की अशर्फियां देनी पड़ेगी, सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। कमालुद्दीन गुर्ग ने कहा कि ये लो सोने के सिक्के तुम लो और हमें बताओ। तो बीका दहिया ने कहा कि आप जो है वो राई लेके आओ, आप पूरे स्थान जहां से भी आप ला सकते हो, पूरे जालोर से इन्होंने घर से राई खरीद ली, जितने भी लोग थे व्यापारी वगैरह थे उनसे महंगे भाव में 3-3, 4-4, 5-5 गुना भाव में राई को खरीदा, और कहा कि राई को दुर्ग के चारों ओर जो है वो बिखेर दो, ये जो दीवार है उसके चारों ओर क्या कर दो, बिखेर दो। वैसे जालोर का जो दुर्ग है वो पहाड़ी पर बना हुआ है, लेकिन जहां से दीवार कच्ची होगी वहां पर राई के दाने उग जाएंगे, क्योंकि राई के दाने पत्थर पे तो उगते नहीं है, मिट्टी में उगेंगे। तो जहां पर दाने उग जाए वो ही दीवार कच्ची है, और उसको तोड़ो और दुर्ग में प्रवेश कर जाओ। लेकिन जब ये बात बता के अपने घर पर पहुंचता है बीका दहिया, तो इसकी पत्नी ने बहुत सारा धन देखा, तो पत्नी का दिमाग जो है वो समझ गया, दिमाग जो है वो लगाया उसने कि कहीं ना कहीं इसने गद्दारी की है। अपने पति को बुढ़ा चपड़ा के पूछा, अरे सणो बात की है, इतना कठू लाए हो? बोले बावड़ी मैं ले आए हो गए? बोले बात बताओ। बोले आ बात है, मैंने गद्दारी कर ली। पत्नी थी राजस्थान की राजपूत पत्नी, राजपूत वीरांगना थी, तलवार निकाली पति की और उसी तलवार से पति का गला काटा, और गला काट के उसी समय दौड़ी काहनर देव तक पहुंचने का प्रयत्न किया। लेकिन जब तक ये बीका दहिया की पत्नी कानड़ देव तक पहुंचती उससे पहले सेना दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन उसने जाके सूचना दी और भयंकर युद्ध होता है कानड़ देव, वीरमदेव इन और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य। और यहाँ पर जो है कानड़ देव वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीरमदेव आशापुरा माता के मंदिर के सामने अपने आप को कटार मार लेते हैं कि मैं किसी मुस्लिम लड़की से विवाह करने से अच्छा वीर गति प्राप्त करूंगा। और इस तरीके से जो है वो इस युद्ध में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना की जीत होती है। अलाउद्दीन का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग जो है वीरमदेव की गर्दन काट के जो है अपने साथ ले जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जीतता है। इस दुर्ग का नाम जलालाबाद इन्होंने रख दिया। और कमालुद्दीन गुर्ग जो था वो इनका सेनापति था। पद्मनाभ इनके दरबार में था कानड़ देव के, जिसने कानड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात लिखी। और इसी दुर्ग के बारे में कहावत भी है कि राई का भाव तो राते ही बीता, राई का भाव तो राते ही बीता। अर्थात क्या है कि जिस दिन ये घटना घटी थी ना, उस दिन राई के भाव बहुत महंगे हो गए थे। तो एक पड़ोसी गांव का व्यापारी राई का बोरी भर के लाया
और सुबह आवाज लगा रहा था कि राय ले लो, राय ले लो, राय ले लो। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति आ रहा, बोला भाया के बात राई किया बेच रही है? बोले रात राई बहुत महंगी बिकी, राई लेके आयु, ले। बोले अब भाव को नहीं गए, अब तो भाव गया, अब तो राई के भाव भी बीत गए और वीरम देव और कानड़ देव भी बीत गए। अब यहाँ पर खिलजी वंश का जो है वो शासन हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो राई का भाव तो राते ही बीता की कहावत है। और ये जो वीरम देव की गर्दन है ये लेके जाती है इनकी धाय माँ थाल में सजाकर फिरोजा के पास, और फिरोजा उसका हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार करवाती है और अंततः खुद भी जो है वो कहा यमुना नदी में कूदकर अपनी जो है वो आत्महत्या कर लेती है। और ये कहानी एंड होती है और जालोर का चौहान वंश भी इतना ही है। इसके बाद आता है आपका सिरोही का चौहान वंश। सिरोही का चौहान वंश भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिरोही के जो चौहान थे वो देवड़ा चौहान कहलाते थे, यानी चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था। कहां पर? सिरोही में। चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था कहां पर? सिरोही के अंदर। तो देखिए इनके जो पहले शासक हैं वो है लुम्बा। लुम्बा 1311 में आबू व चंद्रवती को जीतते हैं, ठीक है, और अपनी राजधानी बनाते हैं चंद्रावती को। इसके बाद एक सहसमल नामक इनका शासक हुआ। सहसमल देवड़ा चौहान शासक है जिसने 1425 के अंदर जो है सिरोही की स्थापना की और इसको अपनी जो है वो राजधानी बनाया। इसके बाद सुरताना नामक एक शासक बनता है, सुरतान। सुरतान जो है इसने क्या किया, एक युद्ध लड़ा, दंताली का युद्ध। कौन सा युद्ध है ये? दंताली का युद्ध। दंताली का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? ये अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना आप। दंताली का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो एक तरफ तो थे सुल्तान और दूसरे थे अकबर के दो सेनापति। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के भाई जगमाल ने अकबर के कहने पर किस पर आक्रमण किया था, या क्वेश्चन पूछा जाता है बीकानेर के राय सिंह ने अकबर के कहने पर किस पर आक्रमण किया था। तो क्या होता है कि अकबर के जो दो गुलाम, कह लीजिए इनको गुलाम ही थे एक तरीके से, ये जगमाल जो कि महाराणा प्रताप का भाई था और राय सिंह जो बीकानेर का शासक था, इन्होंने जो है वो इस पर सुल्तान पर आक्रमण किया। लेकिन सुल्तान भी कोई कायर शासक नहीं था, वीर बहादुर था। ये युद्ध में लड़ते हुए विजय होता है और इन दोनों को हरा के भगा देता है। याद रखना ये दंताली का युद्ध। इसके बाद जो है वो शिव सिंह शासक बनते हैं और शिव सिंह ने जो है वो अंग्रेजों से संधि कर ली थी। कब? 1823 में। किससे संधि कर ली थी? अंग्रेजों से जो है इन्होंने संधि कर ली थी। याद रखना सिरोही को किसने बसाया? सिरोही को 1425 में जो है सहसमल ने बसाया था, इसकी स्थापना की थी। और 1823 में राजस्थान की अंतिम रियासत जिसने सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ संधि की थी, या अंग्रेजों के साथ अंतिम समय में संधि करने वाली या सबसे अंत में संधि करने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी? सिरोही थी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आया समझ में आपको? यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है? कमेंट करके बताएं। समझ में आ रहा है? देखो मैं आपको जो बता रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक को अगर चाहें तो चौहान वंश को हम 10 दिन तक लेके चल सकते हैं, 15 दिन भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको रात को एक बात कही थी कि देखिए सफलता के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एक तो धैर्य रखना कि भाई देखो सरकारी नौकरी दिखी है वो हथेली में सरसों को नहीं उगे, है ना। यहाँ को नहीं कि आप 2 महीना पढ़ दिया, 6 महीना पढ़ दिया, नौकरी लग जाएगा। दो बातें मैंने बताई थी कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के दो ही तरीके हैं, दो ही व्यक्ति जिनमें ये, कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी लगता है जिसमें ये दो गुण होते हैं। पहला तो धैर्य रखना और दूसरा सही तरीके से मेहनत करना।
सही दिशा में मेहनत करना। हमारे रीट के अंदर ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं है, हमें इनकी केवल बेसिक बातें पता होनी चाहिए। बेसिक जो मोस्ट घटनाएं घटी है, जो मोस्ट घटनाएं घटी है वो ही हमें पढ़नी है, बाकी ज्यादा इनमें उलझना नहीं है। मुझे पता है, मैं आपको कमेंट भी कर चुका हूं रिप्लाई में कि हम आपको ये अभिप्रेरणा और अधिगम टॉपिक बहुत जल्द करवाएंगे। आज ही करवा दे, शायद आज ही 3 बजे करवा दें या 12 बजे करवा देंगे, है ना। तो बहुत जल्द ये आपको टॉपिक हम जो है वो करवाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके सारे टॉपिक हो ही चुके हैं। तो हम जो आपको कराने का प्रयत्न कर रहे हैं वो आपको उतना ही करवा रहे हैं जितना रीट में पूछा जा सकता है। और आप रीट मुख्य परीक्षा का पेपर देख लेना, इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि लेवल यही है ना। एक पेपर का लेवल होता है और उस लेवल के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं बूंदी के चौहान। यहां आपको बहुत मजा आएगा, मोस्ट है बूंदी के चौहान वंश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बूंदी और कोटा, यानी इसको हम जनरली क्या कहते हैं, हाड़ौती के चौहान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती के चौहान। चौहानों की हाड़ौती के अंदर हाड़ा शाखा थी और यहां बाद में कोटा और बूंदी अलग अलग बन गया, ठीक है। बाद में क्या बन गया, कोटा और बूंदी जो है अलग अलग बन गया। तो चाहे तो हम हाड़ौती के चौहान एक साथ पढ़ लें कि भाई हाड़ौती के चौहान, या फिर हम कोटा बूंदी के अलग अलग चौहान पढ़ लें। तो हमने तय किया कि हम कोटा बूंदी के अलग अलग चौहान पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बूंदी के चौहान। यहां पर चौहानों की हाड़ा शाखा थी और बूंदी में बूंदा मीना नामक एक शासक था, क्योंकि चौहानों से पहले बूंदी में मीना शासकों का क्या था, शासन था। मीनाओं का शासन था, मीनाओं का शासन था। और इन मीनाओं में एक मीना राजा हुआ है बूंदा मीना, और उसी बूंदा मीना के नाम पर इस स्थान का नाम क्या पड़ा, बूंदी नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? बूंदी नाम जो है वो पड़ा है। और रणकपुर अभिलेख में इस स्थान का नाम वृंदावती है। क्वेश्चन पूछा गया है ये कि बूंदी का नाम वृंदावती किस अभिलेख में दिया गया है। बूंदी का नाम वृंदावती जो है वो रणकपुर अभिलेख में दिया गया है। इसके बाद एक शासक हुआ है देवाहाड़ा। कौन है? देवाहाड़ा। 1241 में जेता मीना को हराकर हाड़ा राज्य की स्थापना की। तो बूंदी में चौहान राज्य की स्थापना किसने की? हाड़ा राज्य की स्थापना किसने की? जेता मीना ने की। जेतर सिंह इसके बाद शासक बनता है, जो कि कोटा को जीतकर बूंदी में मिला लेता है। कोटा बूंदी दोनों अलग अलग थे, लेकिन जेतर सिंह नामक एक शासक हुआ जिसने कोटा को जीता और किसमें मिला लिया? बूंदी में मिला लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद की घटना और ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां एक शासक हुए हैं बर सिंह, जिन्होंने 1354 में बूंदी के अंदर तारागढ़ दुर्ग जो है ना, बूंदी वाला तारागढ़ दुर्ग, उसकी स्थापना की थी। किसने? बर सिंह ने। इसके बाद एक शासक हुए हैं सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, और अकबर की अधीनता इन्होंने किसके कहने पे की? भगवंत दास के द्वारा इनको अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई गई 1569 में। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, सुरजन सिंह हाड़ा ने रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया द्वारिका में। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सुरजन सिंह हाड़ा ने दो काम किए, एक तो 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार की, दूसरा द्वारिका में रणछोड़ मंदिर बनवाया। इसके बाद बुद्ध सिंह आते हैं, इसको याद बहुत जरूरी है रखना, मोस्ट है। बुद्ध सिंह जो है, इनका विवाह होता है जयपुर की राजकुमारी स्वाई जयसिंह की बहन अमर कंवर से, ठीक है। जो बुद्ध सिंह है, इनका विवाह होता है इनका जो विवाह होता है बुद्ध सिंह का, वो अमर कंवर से होता है, जो कि जयपुर के स्वाई जयसिंह की क्या है? बहन है। यहां से कोई ट्विस्ट आने वाला है, उसको समझना थोड़ा। अब देखो, विवाह तो हो गया, लेकिन कई बार क्या हुआ कि ब्याह के बाद भी टाबर को नहीं हुआ। ब्याह को 1 साल बीत्यो, 2 साल बीता, 3 साल बीत्या, लेकिन बच्चा हुआ नहीं। और आपको पता है, राजा के बच्चा होना बहुत जरूरी होता है, वरना उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए
जब नहीं हुई कोई संतान तो बुद्ध सिंह ने क्या किया, एक बच्चे को गोद ले लिया और उसका नाम क्या था, दलेल सिंह था। क्या हुआ, बुद्ध सिंह ने एक बच्चे को गोद ले लिया जिसका नाम था दलेल सिंह, और दलेल सिंह को जैसे ही इन्होंने गोद लिया, दलेल सिंह को गोद लेने के कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद ही जो है वो इनको भी संतान हो जाती है। अमर कंवरी प्रेग्नेंट हो जाती है। दलेल सिंह को छोटा सा गोद में लिया था 2-3 महीने का, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई और अमर कंवर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और लगभग 9 महीने के बाद जो है वो जन्म हो जाता है एक पुत्र का। अब देखिए ट्विस्ट क्या बना कि पहले से एक पुत्र को गोद ले लिया दलेल सिंह को, और फिर इनका खुद का पुत्र हो गया। तो अमर कंवर जो है वो तो क्या, अमर कंवर का जो पुत्र है, यानी अमर कंवर और बुद्ध सिंह का जो पुत्र है जो इन्होंने जन्म दिया उसका नाम तो उम्मेद सिंह है, और जो इन्होंने गोद लिया वो है दलेल सिंह। अब इसमें दलेल सिंह की तो कोई गलती नहीं है, इसको तो गोद लिया था, तो बड़ा पुत्र तो यही हो गया। और रूल ये है हमेशा कि राजा का बड़ा पुत्र ही क्या बनता है, शासक बनता है। क्या बनता है, शासक बनता है। अब हुआ क्या कि दलेल सिंह जो था उसका सहयोग किया स्वाई जय सिंह ने। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शासक बनाऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, दलेल सिंह तू ही बड़ा पुत्र है। और स्वाई जय सिंह क्यों बनाना चाहता था इसको शासक, क्योंकि इसने अपनी बेटी का विवाह किससे करवा दिया, कृष्णा कंवर का विवाह करवा दिया दलेल सिंह से। यानी एक तरीके से ये इसका जवाई हो गया कि नहीं हो गया जवाई। हालांकि बुद्ध सिंह भी इनका ही जवाई है और दलेल सिंह को भी इसने जवाई बना लिया। इसने सोचा कि अगर मैं अपनी बेटी का विवाह कर देता हूं दलेल सिंह से तो एक तरीके से बूंदी का जो शासन है वो मेरे अधीन हो जाएगा, यानी बूंदी पर भी जो है मेरा क्या हो जाएगा, शासन हो जाएगा। और इसीलिए स्वाई जय सिंह के सहयोग से दलेल सिंह शासक बन जाते हैं और कृष्णा कंवर से विवाह भी कर लेते हैं। लेकिन अमर कंवर जो कि जय सिंह की बहन थी वो भी कम नहीं थी, वो बोले भाई जी धोखाबाजी है, पाणगे सागर धोखो, पाणजे सागर धोखो, कोई बात नहीं है जी, कोई बात नहीं है, हम भी कम नहीं है। और इसने क्या किया, इसने मराठा से सहयोग मांगा, मराठों को पत्र भेजा और कहा कि हम बड़ी मुसीबत में हैं। और मल्हार राव होलकर को इन्होंने पत्र में लिखा कि मैं आपको अपना भाई मानती हूं, मेरे सगे भाई ने तो मेरे साथ धोखा कर दिया, लेकिन मैं आपको अपना भाई मानती हूं धर्म का, और आप मेरी रक्षा करो और मेरे पुत्र को क्या बनाओ, पुत्र को शासक बनाओ। और इस तरीके से मल्हार राव होलकर ने जो है अपनी सेना से उम्मेद सिंह को शासक बनाने का प्रयत्न किया। और इसी चक्कर में जो है वो राजस्थान में प्रथम बार मराठों का राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हुआ। इसी कारण राजस्थान में प्रथम बार मराठों का राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू होता है। ठीक है, इसके बाद विष्णु सिंह शासक बनते हैं बूंदी के, जिन्होंने 1818 में अंग्रेजों के साथ क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। इसके बाद आते हैं कोटा के चौहान। कोटा के चौहान भी महत्वपूर्ण है। यहां एक शासक हुआ है जालिम सिंह, जो हालांकि राजा नहीं था, दीवान था, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो देखिए क्या होता है, उत्तर आपका आपके सामने रखते हैं। देखिए माधो सिंह जो थे वो हाड़ा राजा थे, ठीक है, क्योंकि कोटा और बूंदी में दोनों में ही जो है वो चौहानों की हाड़ा शाखा का क्या था, शासन था। चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन था। माधो सिंह जो है वो बूंदी के रतन सिंह के पुत्र थे। बूंदी के एक शासक हुए रतन सिंह, इनके पुत्र थे। और 1631 में शाहजहां ने कोटा को स्वतंत्र कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोटा को बूंदी से अलग किसने किया, या किसने कोटा को एक अलग स्वतंत्र राज्य घोषित किया या स्वतंत्र रियासत घोषित की। तो शाहजहां ने इसे एक स्वतंत्र रियासत जो है वो घोषित की। अब इससे ज्यादा वन लाइनर और क्या हो गया, इसमें कोई 4 लाइन एक साथ लिखी नहीं है मैंने, कही 2 लाइनें भी एक साथ नहीं लिखी है, एक एक लाइन लिख रखी है। ये वन लाइनर जैसे ही क्वेश्चन है।
इसके बाद एक शासक बनते हैं मुकुंद सिंह, जो कि धर्मत के युद्ध में दारा सिकों के सहयोगी थे। दारा सिकों की ओर से लड़े और वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन इन्होंने अम्बली मीनी का महल बनवाया कोटा में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अम्बली मीनी का महल कहाँ है? कोटा में। किसने बनाया? मुकुंद सिंह ने। फिर एक शासक हुए भीम सिंह। कोटा का नाम बदलकर इन्होंने नंदग्राम कर दिया। यह भी मोस्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने कोटा का नाम नंदग्राम रखा? भीम सिंह ने। इसके बाद एक शासक बने वल्लभ संप्रदाय, सॉरी, ये भीम सिंह जो थे वो वल्लभ संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी थे, और बूंदी के बुद्ध सिंह को हराया और बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रख दिया। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, किसने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रखा था? किसने बूंदी का नाम जो है वो फर्रुखाबाद रखा था? तो बुद्ध सिंह ने। या बूंदी का नाम फर्रुखाबाद किसने किया? या बुद्ध सिंह ने बूंदी का नाम बदलकर क्या करा? फर्रुखाबाद। फर्रुख शियर जो मुगल शासक थे, फर्रुख शियर, इनके कहने पर इन्होंने ये किया था। ठीक है, इन्हीं के कहने पर ये किया था। कौन है भाई प्रेमी? इतने ज्यादा किसमें प्रेम की नदियां बह रही है? बताओ, ब्लॉक कर दिया जाए आपको? पढ़ लो। याद रखना, जब आपके जेब में पैसे नहीं होंगे ना, तो प्यार भी काम नहीं करेगा, प्यार भी नफरत में बदल जाएगा। प्यार भी किस में बदल जाएगा? नफरत में बदल जाएगा। प्यार भी तभी अच्छा लगता है जब खाने सामने रोटी होवे और करने काम होवे। काम को अर्थ है कि कोई जॉब होवे या प्राइवेट काम होवे। काम को अर्थ और नहीं है कि सरकारी नौकरी, लेकिन कुछ भी हो, ऐसा कोई कार्य होना चाहिए जहां से इनकम हो। घरे अगर आप बैठे हो और बेरोजगार हो ना, तो पत्नी आपसे प्यार नहीं करेगी और ना ही प्रेमिका प्यार करेगी। आपको ताने देगी, आपके चिमटे मारेगी। याद रखना, ये चिमटे मारने का अर्थ ये नहीं कि हाथ से चिमटे मारना, बातों से। और याद रखना कि एक स्थान पर पड़ा हुआ पत्थर जो है, यानी एक स्थान पर अगर आप हो और अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो बेकार है आपकी जिंदगी। तन के वस्त्र भी पत्थर जैसे लगने लगेंगे। अगर आपके पास रोजगार नहीं है, आपकी चाहे इनकम महीने की 2000 रुपए भी क्यों ना हो, लेकिन आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन बेकार है। तो याद रखना, प्यार तभी अच्छा लगता है, तभी वो प्यार महसूस होता है जब आप ऐसे शाम को 4 बजे स्कूल की छुट्टी हो और आप ऐसे बुलेट पर टुक 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 करते आओ और आपकी पत्नी गेट खोले, आपकी प्रेमिका आपको राह में मिले कि आ गया, बोले हाँ अब चलो, आप पिज्जा खा गया से आप जा सकते हो। आप प्रेमिका को भी वहन कर सकते हो। अगर शादी नहीं हुई है और शादी हो गई है तो पत्नी भी आपसे प्यार करेगी। लेकिन अगर आप प्रेमिका का जन्मदिन आएगा और प्यार करोगे और वो गिफ्ट मांगेगी और आप कहोगे मेरे कन तो विषय को नहीं, मैं तो बेरोजगार हूं, तो वो आपको छोड़ देगी, ब्रेकअप कर लेगी और फिर आप गीत गाते रहोगे, है ना, कि मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो देख लो, प्यार तो कर लो, लेकिन प्यार सफल तभी होगा जब क्या होगा? नौकरी होगी। आपने शाही महिवाल और हीर रांझार, ये प्रेम कहानियां पढ़ी है ना अपने जीवन में, ढोला मारूर, ये सफल क्यों नहीं हुई? कभी इस पे निष्कर्ष निकाला है कि क्यों हीर रांझा प्यार में असफल हो गए? क्यों असफल हो गए बताओ? क्योंकि हीर बेरोजगार, रांझा जो था वो बेरोजगार था, कोई काम नहीं करता था। वो माहीवाल जो था वो बेरोजगार था, कोई काम नहीं करता था, केवल प्यार ही करता था। वो सोचता था कि प्यार करेंगे और सब कुछ हो जाएगा। तो प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं है प्यार करने से, लेकिन प्यार करने का अधिकार केवल जिसके पास रोजगार है, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, कैसा भी हो, उसी को है। क्योंकि बिना रोजगार के निठल्ले बेरोजगार आप प्यार करोगे तो आपकी प्रेम कहानी खत्म हो जाएगी। आप देख लो आप क्या चाहते हो। ठीक है, माधो सिंह हो गया और मुकुंद सिंह हो गया, धर्मत के युद्ध में अम्बली मीनी का महल बनाया। भीम सिंह जो है कोटा का नाम बदल के नंदग्राम कर देता है, वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। बूंदी के बुद्ध सिंह को हराया और नाम क्या करा? बूंदी का फर्रुखाबाद कर दिया। और ये रहा उम्मेद सिंह, अंतिम शासक है कोटा का।
अंग्रेजों से इन्होंने 1817 में संधि कर ली थी। अब क्या था, जब उमेद सिंह यहाँ का शासक था तो यहाँ का दीवान था जालिम सिंह झाला या झाला जालिम सिंह, जिसने गागरोन के दुर्ग के चारों ओर प्रकोटा बनाया था, जिसे क्या कहा जाता है, जालिम कोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जालिम कोट। तो अंग्रेजों से जब संधि की तो संधि में एक शर्त रखी गई कि उमेद सिंह और उसके जो वंशज है वो कोटा के राजा होंगे, और जालिम सिंह झाला और उसके जो वंशज है वो दीवान होंगे कोटा के। कोटा के क्या होंगे, दीवान होंगे। और जो सारी की सारी शक्तियां हैं वो किसके पास होगी, दीवान के पास होगी। तो राजा के पास कोटा में शक्तियां नहीं होती थी, किसके पास होती थी, दीवान के पास ही होती थी। ठीक है, तो ये चौहान वंश जो है आज समाप्त हो चुका है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करें और इसके नोट्स बना लीजिए। चौहान वंश आपके पूरे हो गए। हमने सांबर के चौहान पढ़ लिए, हमने जो है वो जालोर, रणथंबोर, सिरोही एंड कोटा, बूंदी, नाडोल, इन सारे चौहानों को पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम मेवाड़ का इतिहास शुरू करेंगे कल से। आशा करता हूं कि चौहान वंश आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हमने प्रयास किया है कि शॉर्ट एंड स्वीट हो, यानी छोटा भी हो, मीठा भी हो, और पेपर में क्वेश्चन भी आ जाए तो फिर जीवन मीठा बन जाए, ऐसा ही प्रयास किया है। जरूर कमेंट करके बताना कि आपको ये सारे सेशन चौहान वंश के कैसे लगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं 3 बजे एक और नए सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।